तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग फटाफट उत्तर प्रदेश स्पेशल को पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राजनीतिक देखेंगे। राज्य योजना आयोग अब राज्य परिवर्तन आयोग के रूप में हो गया है। तो राज्य परिवर्तन आयोग नाम हो गया है किसका? राज्य योजना आयोग का। योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में की गई थी। इसने राज्य सरकार को आवश्यकता आधारित क्षेत्रों की पहचान करके नीतियां बनाने में मदद की थी। 27 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया, जिसका नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है। जैसा कि आप सेंट्रल में देखे होंगे, योजना आयोग का नाम अब जो है, योजना आयोग का पुनर्गठन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब प्रधानमंत्री बने, क्योंकि नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था हो गई, जैसे यहाँ पर जो है राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया, इसी तरह नीति आयोग योजना आयोग का, तो राज्य योजना आयोग का नाम जो है वो राज्य परिवर्तन आयोग के रूप में। यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है। यह पूछा जाए कि राज्य परिवर्तन आयोग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई है, तो 27 सितंबर 2022 को इसका पुनर्गठन किया गया। यह घुमा के भी पूछ सकता है कि राज्य परिवर्तन आयोग का गठन हाल ही में किया गया, इसका पुराना नाम क्या रहा, तो राज्य योजना आयोग। इस तरह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 24 अगस्त 1972 को राज्य योजना आयोग की स्थापना हुई थी और 27 सितंबर 2022 को राज्य परिवर्तन आयोग के रूप में हो गया। आगे बढ़ते हैं राज्य परिवर्तन आयोग के बारे में। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि वित्त मंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री कौन यूपी के? सुरेश खन्ना। 2 उप मुख्यमंत्री यूपी में है। मुख्यमंत्री तो बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी हो गए। उप मुख्यमंत्री एक कौन है? ब्रजेश पाठक। दूसरे कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। इसके साथ ही कृषि मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री, पंचायती राज विकास मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, जल संसाधन मंत्री और शहरी विकास मंत्री इसके सदस्य होंगे। ये भी पूछ लिया जाए कि हाल ही में राज्य परिवर्तन आयोग का गठन किया गया है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होंगे? इसमें कौन कौन सदस्य एक बार जरूर देखना है। मुख्यमंत्री तो अध्यक्षता करेंगे, जैसे कि नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। इसके बाद वित्त मंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री होंगे, समाज कल्याण मंत्री, पंचायती राज विकास मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, जल संसाधन मंत्री और शहरी विकास मंत्री इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। राज्य परिवर्तन आयोग के उपाध्यक्ष एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या सामाजिक वैज्ञानिक होंगे। अन्य सदस्यों के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त, कृषि, ग्रामीण विकास, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और योजना सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव शामिल हैं। आयोग में गैर आधिकारिक सदस्य सामाजिक क्षेत्र, कृषि और अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ भी होंगे। इन मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होगा। कितने साल का? 3 साल का, 3 ईयर्स, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है? 2। अगला फैक्ट है, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो 4 जिले कौन है जहां पर गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में जो है वो शामिल किया गया है? तो संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, कुशीनगर और चंदौली। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल नहीं है? तो 4 ऑप्शन होंगे, एक नहीं होगा इन चारों में से, वही आपका आंसर हो जाएगा। यह गोंड जो जनजाति है, याद रखिएगा कहाँ मिलेगी। यूपी स्पेशल आप करंट अच्छे से कवर कीजिए, परीक्षा वाणी को आप कवर कर लीजिए, पूरा का पूरा कवर हो जाए। यह जनजाति वाला चैप्टर स्पेशली कवर कर लीजिए। 12 घंटे के मैराथन युद्ध की पड़ी है। घटना चक्र उत्तर प्रदेश स्पेशल चित्रात्मक प्रस्तुति भी दिया गया है, चैनल पर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। अगला फैक्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन जालौन से 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की जो लंबाई होगी वह 296.07 किलोमीटर लंबी जो है 4 लेन एक्सप्रेस वे है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीईआईडीए द्वारा यानी यूपीईडा के द्वारा लगभग 14.850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस वे है 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। तो एक्सप्रेस वे के बारे में आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? एक्सप्रेस वे की लंबाई, उद्घाटन की डेट जालौन से की गई है,
किन किन जिलों से होकर गुजरेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसका निर्माण किसके द्वारा, तो यूपी ईडर के द्वारा किया जा रहा है। तो जिले जरूर याद रखिएगा कौन कौन से जिले हैं। 7 जिले कौन कौन से याद रखिएगा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। लंबाई कितनी है, 296.07 किलोमीटर है। 4 लेन एक्सप्रेस वे है। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन जालौन से किया गया था। अगला तथ्य है नोएडा ट्विन टावर। तो अगर आप न्यूज चैनल फॉलो करते हैं तो ये सब उनका फेवरेट है। तो नोएडा ट्विन टावर विध्वंस, सुपरटेक ट्विन टावर्स, नोएडा ट्विन टावर्स यानी एपेक्स 32 32 मंजिला रहा और CN 29 मंजिल 28 अगस्त 2022 को 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटकों की मदद से नीचे गिरा दिया गया। सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा लड़ी गई 9 साल की कानूनी लड़ाई के बाद देश की सबसे ऊंची इमारतों में से एक नोएडा ट्विन टावर्स को करीब 9 से 12 सेकंड में विध्वंस किया गया है। मुंबई स्थित कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग द्वारा आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी उपयोग के साथ अवैध टावरों को गिरा दिया गया था। वाटरफॉल तकनीक का उपयोग करके किए गए विध्वंस से साइट पर लगभग 35,000 क्यूबिक मीटर या 35,000 क्यूबिक मीटर या 55,000 टन से 80,000 टन मलबा बन गया था। आगे बढ़ते, अगली रिपोर्ट अति महत्वपूर्ण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, गाजियाबाद को राज्य में पहला और देश में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, गाजियाबाद को राज्य में पहला और देश में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं एक एक करके। तो 10 लाख से अधिक आबादी में 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में गाजियाबाद ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में टॉप किया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पीछे छोड़ते हुए यूपी में पहला और देश में 12वां स्थान हासिल किया है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। गाजियाबाद 12वें नंबर पर, मेरठ 15वें नंबर पर, वहीं इंदौर देश में पहले नंबर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रहा है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाजियाबाद के बाद मेरठ, उसके बाद प्रयागराज है, फिर लखनऊ है, फिर वाराणसी है, आगरा और कानपुर का स्थान रहा है। तो 10 लाख से अधिक वाली आबादी देखा। वहीं पर 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर में नोएडा देश में 5वें स्थान पर, प्रदेश में नंबर 1 है नोएडा 1 लाख से अधिक, 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले में। वहीं पर 10 लाख की आबादी वाले नंबर 1 कौन रहा, गाजियाबाद। यहाँ पर कौन है, नोएडा है। अलीगढ़ दूसरे नंबर पर, मथुरा तीसरे पर, फिरोजाबाद चौथे नंबर पर और गोंडा 5वें स्थान पर रहा है। नोएडा, अलीगढ़ और मथुरा के अलावा कोई भी शहर 1 लाख से 10 लाख की श्रेणी वाले शहरों में टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया है। तो टॉप 100 में सबसे टॉप पर जो रहा है 1 से 10 लाख की आबादी वाले में नोएडा नंबर 1 है, अलीगढ़ दूसरे पर है, मथुरा तीसरे पर है, फिरोजाबाद चौथे पर और गोंडा 5वें स्थान पर रहा है। और इनमें से आप देखेंगे तो अलीगढ़ और मथुरा को अगर आप छोड़ दोगे, नोएडा, अलीगढ़ और मथुरा यानी टॉप जो 3 आपको दिख रहे हैं, यही पूरे ऑल ओवर इंडिया में 100 जो है वो शामिल है शहरों में। बाकी फिरोजाबाद जो है ये शामिल नहीं, लेकिन यूपी में देखेंगे तो चौथे और 5वें पर गोंडा आते हैं। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिजनौर को सर्वश्रेष्ठ गंगा नगरी में पहला स्थान मिला है, जबकि 1 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा नगरों में वाराणसी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए बेस्ट सिटी कैटेगरी में चुना गया है। तो आपके पीसीएस एग्जाम में जो पूछा जाने वाला फैक्ट है वो आपसे पूछा जाएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन सा जो जिला है वो स्वच्छ सर्वेक्षण में यूपी में टॉप किया है, तो वह गाजियाबाद है जिसकी ओवरऑल रैंकिंग 12वां है। वहीं पर 1 से 10 लाख की आबादी वाले में, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले में गाजियाबाद, 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले में नोएडा टॉप पर रहा। और इसके बाद सर्वश्रेष्ठ गंगा नगरी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिजनौर नंबर 1 पर है, वाराणसी को देखेंगे तो यह दूसरे नंबर पर है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे पूछा जाए 1 लाख से कम आबादी वालों में तो बिजनौर को आप टॉप पर रखिएगा, और वहीं पर अगर वाराणसी की बात की जाएगी तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा नगरों में। तो 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा नगरों में टॉप पर कौन, बिजनौर। 1 लाख से अधिक वाले में टॉप पर कौन, वाराणसी। कैंटोनमेंट बोर्ड की अगर बात की जाएगी
तो लखनऊ को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए बेस्ट सिटी कैटेगरी में चुना गया है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला है अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सबसे अधिक संख्या। तो उत्तर प्रदेश में 743 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सबसे बड़ी संख्या है जिन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। तो अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, जिसकी संख्या 743 है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का स्थान है, तीसरे पर कर्नाटका है। तो अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की श्रेणी में सबसे नंबर 1 टॉप पर जो है यूपी है, जहां पर 743 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सबसे बड़ी संख्या है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर कर्नाटका है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों के साथ साथ पुरातात्विक स्थलों एवं राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों के संरक्षण को नियंत्रित करता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में आने वाला ASI इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत काम करता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इतना पूछा जाएगा कि अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सबसे अधिक संख्या भारत में किस राज्य में है? तो वहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा उत्तर प्रदेश। अगर रैंकिंग ध्यान रखिएगा, यूपी नंबर 1 है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरे पर कर्नाटका है। अगला फैक्ट है उन्नाव में MSME इकाइयां। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UP-सीडा के मुख्य कार्यकारी मयूर माहेश्वरी ने गंगा बैराज के पास उन्नाव के सेक्टर 16 स्थित ट्रांस गंगा सिटी में स्थापित हो रही 7 सूक्ष्म यानी 7 MSME इकाइयों का शिलान्यास किया गया है। तो 7 MSME इकाइयों का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश में, तो उन्नाव में। MSME नवाचार योजना का डिजाइन घटक कौन? तो IIT कानपुर के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने कानपुर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तथा उसके आसपास प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक 10 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। शॉर्ट लिस्ट किए गए उद्यमों को अस्थायी प्रोटोटाइप विकसित करने में सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। तो MSME नवाचार योजना का डिजाइन घटक कौन? IIT कानपुर। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार बनाएगी भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार एजुकेशन टाउनशिप को सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर विकसित किया जाएगा। एजुकेशन टाउनशिप का उद्देश्य युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की पेशेवर कौशल युक्त करना है। एजुकेशन टाउनशिप के तहत छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आवास के साथ साथ कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। और ये जो एजुकेशन टाउनशिप है यह सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर विकसित की जाएगी। अगला तथ्य है गोरखपुर महोत्सव। गोरखपुर वन विभाग ने पहली बार इको टूरिज्म की थीम पर गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया ताकि लोगों को राज्य में वन और पर्यावरण के महत्व को समझाया जा सके। यह महोत्सव 11 से 13 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। तो आपसे ये तो पूछेंगे नहीं कि गोरखपुर महोत्सव कहाँ हुआ है, क्योंकि जिले के नाम तो आपको महोत्सव में ही ऐड किया हुआ है, गोरखपुर महोत्सव। तो यहाँ पर जो आपको पूछा जाना है वह पूछा जाएगा कि हाल ही में गोरखपुर महोत्सव कब आयोजित किया गया। यदि आपसे यह पूछा जाता है तो 11 से 13 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश मैंगो महोत्सव। तो उत्तर प्रदेश मैंगो महोत्सव का आयोजन 2022 कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अवध शिल्पग्राम लखनऊ में 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया है। यह महोत्सव 7 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया। तो 4 दिवसीय रहा है उत्तर प्रदेश मैंगो महोत्सव। कहाँ? तो अवध शिल्पग्राम लखनऊ में। अगला फैक्ट है मुख्यमंत्री ने रामनगरी अयोध्या में 41वें रामायण मेले का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने रामनगरी अयोध्या में 41वें रामायण मेले का उद्घाटन किया है। अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत कब हुई है? तो वर्ष 1982 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र के द्वारा की गई थी। तो रामायण मेले का जो शुरुआत की गई अयोध्या में, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र के द्वारा वर्ष 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 2022 में जो 41वां रहा है
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या में आयोजित होने वाले 41वें रामायण मेले का पारंपरिक तरह से उद्घाटन किया है। यह मेला 30 नवंबर 2022 तक चला है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रामनगरी अयोध्या में रामायण मेले का जो शुरुआत है वह कब की गई थी, यह तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए शुरुआत 1982 में की गई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे श्रीपति मिश्र के द्वारा। अगला है उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र। तो एससीआर की यहाँ पर बात की गई है। स्टेट कैपिटल रीजन 17 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आवास विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया है कि राज्य में एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने पर काम शुरू हो गया है। इसमें शामिल कौन होंगे? एससीआर। तो एससीआर यानी कि जो आपका राज्य राजधानी क्षेत्र होगा, इसमें शामिल होने वालों जो जिले हैं इनको आपको जरूर याद रखना है। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ तो शामिल होगा ही होगा। लखनऊ के बगल ही क्या है? उन्नाव है। लखनऊ के बगल बाराबंकी भी है। कानपुर नगर और देहात दोनों इसमें शामिल होंगे और साथ ही इसमें रायबरेली भी शामिल है। तो एससीआर में शामिल होने वाले जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और देहात। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। गौरव सम्मान, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना, इस योजना के तहत देश और विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली 4 विभूतियों को क्रमशः 11-11 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष संस्कृत निदेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर डीएम द्वारा नामांकन प्राप्त किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार ने 2 वर्ष पहले यश भारती पुरस्कार को बंद कर दिया था। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान यानी देश और विदेश में जो उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली 4 विभूति उनको 11-11 लाख रुपए का राशि किया जाता है। अगला है मुलायम सिंह यादव पद्म विभूषण से सम्मानित। समाजवादी पार्टी की संस्थापक और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को नागरिक मामलों में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया। पद्मश्री पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश की 7 हस्तियों का चयन किया गया, जिसमें कि राधा चरण गुप्त साहित्य और शिक्षा का क्षेत्र में, दिलशाद हुसैन को कला के क्षेत्र में, अरविंद कुमार को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मनोरंजन साहू को चिकित्सा के क्षेत्र में, ऋत्विक सान्याल को कला के क्षेत्र में और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तो पद्मश्री से 7 हैं, उत्तर प्रदेश की 7 हस्तियां हैं और मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उमाशंकर पांडे को सामाजिक कार्य क्षेत्र में। अगला है आपका हिंदी संस्थान का 46वां स्थापना दिवस। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हार्ड सिंह, कथाकार डॉक्टर सुधाकर अदीब और संस्थान के निदेशक आरपी सिंह ने सभी श्रेणियों के कुल 70 साहित्यकारों को सम्मानित किया है। भोपाल के आनंद कुमार सिंह को 26 साल के निरंतर लेखन के साथ लिखी गई महाकाव्य विधा अथर्व मैं वही वन हूँ पुस्तक के लिए तुलसी पुरस्कार दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। पूछा यदि जाता है उसके द्वारा जो सम्मानित किए गए हैं अथर्व मैं वही वन हूँ, तो किसको मिला है? आनंद कुमार सिंह को। किस लिए? इनकी महाकाव्य विधा है अथर्व मैं वही वन हूँ, तुलसी पुरस्कार से। अगला है लखनऊ, कानपुर नगर और वाराणसी के पूरे इलाके में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू। कानपुर नगर और वाराणसी में एक जोन का विस्तार किया गया है, जबकि लखनऊ ग्रामीण के पुलिस स्टेशनों को लखनऊ में समायोजित किया गया है। ग्रामीण की पुलिस स्टेशनों को लखनऊ, किसमें? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में 7 पुलिस कमिश्नरेट हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो नोएडा और लखनऊ में रहा है, तो अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 7 पुलिस कमिश्नरेट हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ तथा गौतम बुद्ध नगर में यह पहली बार जनवरी 2020 में लागू किया गया था। वर्तमान में गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में अब पुलिस कमिश्नरेट लागू है। तो 7 पुलिस कमिश्नरेट हैं उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर रहा,
अब टोटल कितने हैं? तो गाजियाबाद हो गया, आगरा दूसरा है, तीसरा प्रयागराज हो गया, चौथा गौतम बुद्ध नगर, पांचवां लखनऊ, छठा वाराणसी और सातवां है कानपुर। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली क्या है? यह प्रणाली पुलिसिंग के दृष्टिकोण से एक जिले को दो भागों में विभाजित करती है। शहर का वह हिस्सा जो बड़ी शहरीकृत बस्ती का निर्माण करता है एक भौगोलिक क्षेत्र बन जाता है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक की पुलिस जिम्मेदारियां पुलिस आयुक्त को हस्तांतरित हो जाती हैं। इसके साथ ही अपराध और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जो डीएम, उपविभागीय मजिस्ट्रेट, एसडीएम और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी क्या है? पुलिस आयुक्तों को हस्तांतरित हो जाती हैं। तो अपराध और कानून के क्षेत्र में जो भी पावर रहती है डीएम के पास, किसके पास हस्तांतरित हो जाती है? पुलिस कमिश्नर के पास। जिले की बाकी हिस्सों के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उनके अधीनस्थ मजिस्ट्रेट और जिला अधीक्षक दोनों अपनी पुलिस शक्तियों को बनाए रखते हैं। तो वर्तमान में सबसे पहले लागू पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर रहा है। वर्तमान में 7 हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कहां पर उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू नहीं है। अगला है आपका आईसीआईसीआई बैंक ने छात्र पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए कैंपस पावर लॉन्च किया है। 23 जून 2022 को आईसीआईसीआई बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया गया है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छात्र पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए कैंपस पावर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। कैंपस पावर का संबंध किससे है? तो भारत और विदेशों में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कैंपस पावर। यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जिसे छात्रों, माता पिता और संस्थानों सहित पूरे छात्र पारिस्थितिकीय तंत्र की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। आईआईटी कानपुर में छात्र पारिस्थितिकीय तंत्र पर आईसीआईसीआई बैंक की पहली शाखा स्थापित की गई है। तो कैंपस पावर किस लिए है? भारत और विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित छात्रों के लिए है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है कैंपस पावर। किसके द्वारा? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। कहाँ? आईआईटी कानपुर में पहली शाखा इसकी स्थापित की गई है। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश में बनेगा इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इसका निर्माण गुजरात के बड़ौदा में बने इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तर्ज पर किया जाएगा। एकीकृत अदालत परिसर के लिए पायलट परियोजना के रूप में चुने गए 10 जिलों में महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश में बनेगा कहाँ? गुजरात के बड़ौदा में बने जो इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसी की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसके लिए 10 जिलों का चयन किया गया है पायलट परियोजना के लिए। तो पायलट परियोजना के तहत कौन कौन से 10 जिले शामिल हैं? महोबा है, हाथरस है, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट शामिल हैं। अगला है कि कहाँ जो है उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा? तो वाराणसी में। तो वाराणसी में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा। खादी को नई उड़ान देने के लिए काशी में 25 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला खादी प्लाजा बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा कहाँ बनाया जाएगा दोस्त? वाराणसी में, जिसकी लागत होगी 25 करोड़। देश के सभी खादी उत्पाद एक ही छत के नीचे ग्राहकों को उपलब्ध होंगे। इसका लेआउट उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम द्वारा तैयार किया जा रहा है। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र, दैट इज काशी विश्वनाथ धाम। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र कौन सा? काशी विश्वनाथ धाम होगा। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र को कार्बन और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एयर प्यूरिफायर लगाने का फैसला किया है। इसके लिए सीएसआर फंड के तहत कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, ठीक है, इसके तहत क्षेत्र में 12 स्थानों पर HEPA यानी हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर तकनीक पर आधारित एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे। HEPA फिल्टर 0.3 माइक्रोन से बड़े 99.97 कणों को पकड़ने में सक्षम है। यह फिल्टर मोल्ड और बैक्टीरिया को पकड़ने में सक्षम होने से एक स्वच्छ
वातावरण प्रदान करती हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र कहाँ होगा? काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर 12 स्थानों पर जो है वो एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे। CSR फंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कोई कंपनी है, उस स्थान पर यदि आप जिस स्थान पर आप कोई कंपनी या फैक्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों को जो थोड़ा बहुत नुकसान होता है, जैसे कोई फैक्ट्री है, वहाँ से कूड़ा कचरा या कोई इन्वायरमेंट यहाँ से निकल रहा है कूड़ा कचरा, तो वहाँ के आसपास जो सोशल है, समाज है, उसको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए फैक्ट्री के द्वारा कुछ जो है अमाउंट CSR फंड को देना होता है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसी के तहत जो है 12 स्थानों पर किया जाना है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र काशी विश्वनाथ धाम होगा। गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम चौरी चौरा किया गया है। गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम चौरी चौरा किया गया है। गृह मंत्रालय ने गोरखपुर जिले की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी मंजूरी दे दी है, यानी नाम बदल गया है। तो मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम चौरी चौरा, तेलिया अफगान, तो अफगान की जगह हो जाएगा शुक्ला, तो तेलिया शुक्ला करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी मंजूरी दे दी है। दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण से सहमति लेने के बाद किसी भी स्थान का नाम बदलने के लिए NOC देना होता है। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना प्रपोजल दिया था नाम चेंज करने के लिए कि मुंडेरा बाजार का चौरी चौरा और तेलिया अफगान का तेलिया शुक्ला। तो कौन? केंद्रीय गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण से सहमति इसको मिल गई है। तो इनसे अगर सहमति यानी NOC मिल जाती है तो स्थान का नाम बदल दिया जाता है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। चौरी चौरा घटना भी आप जानते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हो। 4 फरवरी 1922 को इस शहर में एक हिंसक घटना घटित थी, जहां किसानों की एक बड़ी भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वो बंद कर दिया था। तो मुंडेरा बाजार हो जाएगा चौरी चौरा, तेलिया अफगान का नाम तेलिया शुक्ला। तो सरकार अगर नाम बदलना चाह रही है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण से सहमति लेनी होती है। चौरी चौरा की घटना आप हिस्ट्री में पढ़ते ही हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2023 में होंगे खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम। अप्रैल 2023 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम कहां पर आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन राज्य के 4 शहरों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में किया जाएगा। रोइंग, बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, कुश्ती, तैराकी, मुक्केबाजी सहित लगभग 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें महिलाओं के खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 4 स्थान याद रखिएगा। लखनऊ भाई यूपी की राजधानी होगी ही होगी, साथ ही बाबा जी का हो जाएगा अपना क्षेत्र यानी योगी जी का, या गोरखपुर, और PM का हो जाएगा वाराणसी, साथ ही नोएडा। तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन राज्य के 4 शहरों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में किया जाएगा। तो 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में अंडर 26 के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अंडर 26। इससे पहले यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण उड़ीसा 2020 में और दूसरा संस्करण 2021 में आयोजित किया जा चुका है। अगला फैक्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीता इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह मीडिया समूह द्वारा आयोजित किया गया। समारोह में पुरस्कारों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीति श्रेणी में उसकी शानदार काम के लिए यह सम्मान मिला है। कौन सा? इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार। किसको? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनको राजनीति श्रेणी में उनकी शानदार काम के लिए यह सम्मान मिला है। तो इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार मीडिया समूह के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला है कि योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को अपने कार्यकाल के 6 साल पूरे किए। मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्य पूरा करने वाले अन्य लोगों में कांग्रेस के
डॉक्टर संपूर्णानंद शामिल है, जिन्होंने 1954 से 1960 तक सेवा की थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी 5 साल और 4 दिन का कार्यकाल पूरा किया था। मायावती ने सर्वाधिक 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार मुलायम सिंह यादव ने भी सेवा दी थी। तो अब योगी जी ने भी अपना रिकॉर्ड जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तो सर्वाधिक रिकॉर्ड 4 बार मुख्यमंत्री का जो रिकॉर्ड बनाने वाली बहन कुमारी मायावती रही है। अब योगी आदित्यनाथ जो 6 साल पूरे कर लिए हैं, तो अभी इनका भी रिकॉर्ड अपना बनेगा। लगातार 2 साल कार्यकाल, फिर जीते तो 3, ऐसे चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन। 21 सितंबर 2022 को प्रसिद्ध कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स अस्पताल में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ा था। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था, जिन्हें लोकप्रिय रूप में राजू श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता था। उन्हें अक्सर गजोधर भैया के रूप में भी संबोधित करते थे। राजू श्रीवास्तव एक भारतीय हास्य अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे। वह 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थे और मार्च 2019 में उन्हें उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला फैक्टर, लखनऊ की जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लखनऊ की कौन? जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी। जागृति यादव ने एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के 6ठे संस्करण को जीतने के बाद भारत में ब्रिटेन की शीर्ष राजनयिक के रूप में एक दिन कार्य किया। उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष किया जाता है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य अगली पीढ़ी के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में खबरों में रही जागृति यादव एक दिन के लिए किस देश की उच्चायुक्त बनी थी? तो ब्रिटेन। या घुमा के भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन की उच्चायुक्त एक दिन की बनने वाली निम्नलिखित में से कौन है? तो लखनऊ की जागृति यादव। अगला है, लक्ष्मी सिंह बनी यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन? लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को नोएडा पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, जिससे वह यूपी में पुलिस कमिश्नरेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। लक्ष्मी सिंह जो कि 2022 की यानी आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने गौतम बुद्ध नगर में आलोक सिंह की जगह लिया है। इसके पहले गौतम बुद्ध नगर के जो पुलिस कमिश्नर रहे हैं वह आलोक सिंह रहे, तो आलोक सिंह की जगह पर आई हैं लक्ष्मी सिंह, और यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं। कौन? लक्ष्मी सिंह। अगला है, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा ठाकुर बांकी बिहारी मंदिर का कॉरिडोर। कॉरिडोर बनने से श्रद्धालुओं को संकरी गलियों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही जन सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। अगला है, इंडिया फूड एक्सपो लखनऊ में आयोजित। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 से 4 नवंबर 2022 तक इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है। इंडिया फूड एक्सपो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों और नवाचारों पर केंद्रित सबसे प्रमुख प्रदर्शनी है। तो इंडिया फूड एक्सपो कहाँ पर आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 से 4 नवंबर 2022 तक। किसके द्वारा? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा। अगला है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट 2021। रिपोर्ट क्या कह रही है? तो केरल जो है वो समग्र रूप से चैंपियन रहा है इस रिपोर्ट में, यानी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट 2021 में केरल जो है समग्र रूप से चैंपियन रहा है नंबर 1 पर। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर ने सबसे अधिक स्कोर किया है। तो राज्यों में केरल है और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर होगा टॉप पर। वहीं पर उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में मेघालय और नागालैंड को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में कौन है? मेघालय टॉप पर है, यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर है और समग्र रूप से केरल जो है वो टॉप पर रहा है। अब यहाँ पर यूपी स्पेशल की अगर बात करोगे, राष्ट्रीय गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन, इसमें बेसिकली आपको 2 समूह मिलेंगे।
तो ग्रुप ए में देखेंगे तो ग्रुप ए में टॉप पर जो है वह केरल है, तो केरल जो है वो टॉप पर है। दूसरे पर जो है तमिलनाडु है, फिर पंजाब है। वहीं पर ग्रुप बी समूह बी में जो है वो शामिल है उत्तर प्रदेश, जिसमें जो है समूह बी में जो टॉप पर रहा है वह उड़ीसा हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश का नंबर है। तो दूसरे नंबर पर है ग्रुप बी में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में। तीसरे पर बिहार का नंबर है। तो खासकर जो आपसे यहाँ से पूछा जा सकने वाला प्रश्न बनेगा वो राष्ट्रीय गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट में पूछ लिया जाएगा कि समग्र रूप से चैंपियन कौन रहा है, तो केरल है। केंद्र शासित पूछ लिया जाए जम्मू कश्मीर, यही दो पूछने के चांस हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा मॉल है वो कहाँ पर है, तो 10 जुलाई 2022 को उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल 10 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 2000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत की सबसे बड़े मॉल कौन सा, लुलु। तो उत्तर प्रदेश का यानी उत्तर प्रदेश में जो लुलु मॉल है यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है। कहाँ पर है, तो यह लखनऊ में है। सुशांत गोल्फ सिटी में शहीद पथ पर करीब 22 लाख वर्ग फीट में इस मॉल का निर्माण किया गया है। 22 लाख वर्ग फीट में ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है। एरिया क्या है इसमें, तो 22 लाख वर्ग फीट में है। कहाँ, लखनऊ में। नाम क्या है, लुलु मॉल। अगला है कि उत्तर प्रदेश एनएफएसए हेतु राज्य रैंकिंग सूचकांक में दूसरे स्थान पर है। एनएफएसए यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है। पहला संस्करण किसने जारी किया है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। उड़ीसा जो है सबसे पहले है एनएफएसए रैंकिंग में। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। स्कोर आपको नहीं याद रखना है। वहीं पर आंध्र प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो एनएफएसए रैंकिंग में सबसे टॉप पर कौन है, सबसे टॉप पर है उड़ीसा। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। यह एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण है जो कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जारी किया गया है। त्रिपुरा विशेष श्रेणी के राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर है। तो विशेष श्रेणी के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पर कौन है, त्रिपुरा है। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर सिक्किम है। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नगद संचालित है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव सूची में सबसे ऊपर हैं। तो याद रखिएगा एनएफएसए रैंकिंग पूछी जाती है तो उत्तर यह पहला संस्करण है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जारी किया गया है। पहले नंबर पर उड़ीसा है, दूसरा स्थान यूपी का है। तो यूपी का स्थान एनएफएसए रैंकिंग में दूसरा है। तीसरे पर आंध्र प्रदेश है, वहीं पर विशेष श्रेणी राज्य केंद्र शासित पूछा जाएगा तो त्रिपुरा नंबर 1 है, हिमाचल दूसरा है, सिक्किम तीसरा है। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ डीबीटी नगद संचालित है उसके लिए जो है दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो है सबसे ऊपर है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को मिला कौन सा स्थान, 7वां। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान, 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी किया गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसमें 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। कर्नाटक जो है वह दूसरे स्थान पर, यानी कर्नाटक जो है वो पहले स्थान पर होगा और दूसरे स्थान पर तेलंगाना है और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है दोस्त, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में पहले स्थान पर कर्नाटका है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, तीसरे स्थान पर हरियाणा है। तो यूपी का नंबर कौन सा है, यूपी जो है वो किस नंबर पर है दोस्तों, 7वें नंबर पर है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। अगला है कि अनोखी नदी जो आर्ट गैलरी है यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनेगी, प्रयागराज में। तो प्रयागराज में बनेगी अनोखी नदी आर्ट गैलरी। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के परियोजना निदेशक नुसरतुल्लाह ने बताया है
कि एफिल टावर की तर्ज पर प्रयागराज में गंगा के किनारे निर्माणाधीन 6 लेन के पुल टावर पर रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। तो यदि पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में अनोखी नदी आर्ट गैलरी कहाँ बनेगी, तो प्रयागराज में बनेगी। फाफामऊ में 2000 करोड़ रुपए की लागत से 10 किलोमीटर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस 6 लेन पुल का निर्माण वर्ष 2025 में होने वाले महाकुंभ से पहले पूरा कर लिया जाएगा। तो अनोखी नदी आर्ट गैलरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? प्रयागराज में। अगला फैक्ट है, टाटा प्रोजेक्ट जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करेगी। तो जेवर में जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की निर्माण होगा, किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। टाटा समूह की बुनियादी ढांचा और निर्माण शाखा टाटा प्रोजेक्ट को यूपी के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका मिला है। अनुबंध के यानी कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के रूप में टाटा प्रोजेक्ट्स हवाई अड्डे पर टर्मिनल, रनवे, एयरसाइड, बुनियादी ढांचे, सड़कों, उपयोगिताओं, लैंडसाइड सुविधाओं और अन्य सहायक भवनों का निर्माण करेगा। इसके 2024 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में जो हुआ टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो है ये बनाया जाएगा। कब तक पूर्ण होने की उम्मीद है? वर्ष 2024 तक। अगला फैक्ट है, मगहर में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ। तो संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ कहाँ पर होगा? मगहर में। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। वह संत कबीर नगर के मगहर का दौरा करने वाले दूसरे राष्ट्रपति थे। इससे पहले मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा राष्ट्रपति के रूप में वहां पर आना हुआ था। स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2014-15 में पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो स्वदेश दर्शन योजना कब शुभारंभ? 2014-15 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ कहाँ? मगहर में। मगहर कहाँ है? तो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है। अगला है, अयोध्या में बना दक्षिण भारतीय शैली का पहला मंदिर। दक्षिण भारतीय शैली यानी द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली में बना रामलला सदन मंदिर अयोध्या के रामकोट में श्री राम जन्मभूमि से चंद कदमों की दूरी पर स्थित है। यह अयोध्या का पहला मंदिर होगा जिसमें भगवान राम के टोटेम देवता भगवान विष्णु के रूप में रंगनाथ का मंदिर होगा। इस मंदिर का डिजाइन चेन्नई के मशहूर आर्किटेक्ट स्वामीनाथन ने किया है। चेन्नई के मशहूर आर्किटेक्ट कौन? स्वामीनाथन। तो दक्षिण भारतीय शैली का पहला मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ? अयोध्या में, दैट इज द्रविड़ शैली में। तो श्री राम जन्मभूमि से चंद कदमों की दूरी पर स्थित होगा और यह अयोध्या का पहला मंदिर होगा जिसमें भगवान राम की टोटेम देवता यानी भगवान विष्णु के रूप में रंगनाथ का मंदिर होगा। तो याद रखना है दोस्त, बना दक्षिण भारतीय शैली का पहला मंदिर अयोध्या में। तो यह मंदिर जो है अयोध्या का पहला मंदिर होगा जिसमें भगवान राम की टोटी यानी कुल देवता जो भगवान विष्णु के रूप में रंगनाथन मंदिर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी। महाकुंभ 2025 से पहले संगम नगरी में गंगा और यमुना पर 100 करोड़ रुपए की लागत से 10 पक्के घाटों का निर्माण किया जाएगा। यह धनराशि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रयागराज मंडल को 14 नई बसें मिली हैं जो B6 मानक की हैं। निगम की योजना लगभग 8,000 बसें चलाने की है और निगम के बेड़े में केवल वही बसें होंगी जिनका रखरखाव अच्छी तरह से किया जाता है। अगला है फैक्ट, NCERT की किताबों से उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे सरकारी स्कूल के छात्र। सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों की कक्षा 1 और 2 के छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2024-25 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की पुस्तकों से पढ़ाया जाएगा। तो यूपी में जो छात्र हैं कक्षा 1 और 2 के छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2024-25 से NCERT की पुस्तकों से पढ़ाया जाएगा। NCERT की पुस्तकों में उत्तर प्रदेश की विशेषताओं और बोलियों को जोड़ने के बाद किया जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 से 17 अगस्त 2023 तक
यानी 2022, क्योंकि अभी तो आया नहीं अगस्त। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 से 17 अगस्त 2023 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया। 11 से 17 अगस्त तक चले हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत हर घर यानी हर नागरिक के मन में स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना उद्देश्य है। तो जो केंद्र सरकार ने चलाया था हर घर तिरंगा अभियान, आप जानते हो 13 अगस्त से 15 अगस्त रहा है, तो आपके एग्जाम में वही पूछा जा सकता है। अगर यूपी का पूछा जाता है तो 11 से 17 अगस्त। अगला है यूपी चुनाव परिणाम 2022। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत के साथ ऐतिहासिक वापसी की है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल 2 सीटें जीत पाई है और बीएसपी कितनी रही है? 1 सीट। अगला फैक्ट है न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की सिफारिश के बाद जस्टिस प्रीतिंकर, तो याद रखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रीतिंकर दिवाकर। इनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इन्होंने न्यायमूर्ति राजेश बिंदल का स्थान लिया है, यानी इसके पहले जो है मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के कौन रहे हैं? तो राजेश बिंदल की जगह नए कौन आए हैं? जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर। अगला है कि बलिया के राजीव रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी ने डॉक्टर वीजी सोमानी की जगह लिया। डीजीसीआई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख पद है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके पास नई दवाओं को मंजूरी देने और नैदानिक परीक्षणों को विनियमित करने का भी अधिकार है। तो भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल कौन बने हैं? ये है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। अगला फैक्ट है पंडित देवी दत्त शुक्ला। वर्ष 1936 ईस्वी में दुर्गा सप्तशती यानी नवरात्रि के दौरान लगभग हर घर में पाठ किया जाता है। तो नवरात्रि के दौरान लगभग हर घर में जो पाठ किया जाता है दुर्गा सप्तशती का, तो पहली बार वर्ष 1936 ईस्वी में हिंदी संस्करण जो कि पंडित देवी दत्त शुक्ल द्वारा प्रयागराज में लिखा गया था, दुर्गा सप्तशती। इस पुस्तक का पहला संस्करण, जिसकी 1000 प्रतियां मुद्रित की गई थीं, लाहौर के सूरी ब्रदर्स की एक प्रेस में किया गया था। तो दुर्गा सप्तशती किसके द्वारा? पंडित देवी दत्त शुक्ल द्वारा पहली बार जो है इसका संस्करण प्रयागराज में जो है रहा है, जिसकी 1000 प्रतियां मुद्रित की गई थी और लाहौर की सूरी ब्रदर्स की एक प्रेस में किया गया था। अगला तथ्य है उत्तर प्रदेश के पर्यावरण और पारिस्थितिकीय करंट अफेयर्स। यूपी ने बनाए सबसे ज्यादा अमृत सरोवर यानी झील। उत्तर प्रदेश ने 8462 अमृत सरोवर का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के भीतर लखीमपुर खीरी 256 अमृत सरोवरों के निर्माण के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला था। तो भारत में सबसे ज्यादा अमृत सरोवर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में 8462 अमृत सरोवर यानी झीलों का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। यदि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी है, जो कि 8462 में 256 लखीमपुर खीरी में है। अगला है पटवाई यानी यूपी का पटवाई भारत का पहला अमृत सरोवर। भारत में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पटवाई रामपुर उत्तर प्रदेश में किया था। तो भारत का पहला जो अमृत सरोवर रहा है, इसका उद्घाटन जो है 13 मई 2022 को किया गया था। अल्पसंख्यक मामलों के तत्कालीन मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी प्लस उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। और यह कहां पर? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। अगला है मिशन अमृत सरोवर। तो 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर को भविष्य के लिए जल संरक्षण के व्यापक उद्देश्य के साथ पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। 15 अगस्त 2023 तक मिशन के पूरा होने की संभावना है। इस मिशन का उद्देश्य आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में भारत के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों को विकसित और फिर से जीवंत करना है। अगला फैक्ट है प्रकृति और पक्षी महोत्सव 2023।
उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के महोबा जिले के विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में 1 से 3 फरवरी 2023 तक यूपी प्रकृति और पक्षी महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो प्रकृति और पक्षी महोत्सव का 7वां संस्करण उत्तर प्रदेश में कहा तो बुंदेलखंड क्षेत्र का महोबा जिला में जो स्थित है विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य, तो विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में 1 से 3 फरवरी 2023 तक यूपी प्रकृति और पक्षी महोत्सव का 7वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया था। यूपी नेचर एंड बर्ड्स फेस्टिवल 2023 का उद्देश्य प्रकृति आधारित इको टूरिज्म और उत्तर प्रदेश की जैव विविध समृद्ध वन्य जीव भंडार तथा अभ्यारण्यों की सराहना को प्रेरित करना है। तो आपके एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि प्रकृति और पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था उत्तर प्रदेश में, तो बुंदेलखंड रीजन का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, महोबा जिले के अंदर है विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। राज्य मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में उत्तर प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर है। इसके बाद यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। कौन सा, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं दोस्त, 4 टाइगर रिजर्व हैं। तो याद रखिएगा 4 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। पहला सबसे कौन सा रहा है, तो दुधवा रहा है जो कि 1987 में घोषित किया गया टाइगर रिजर्व। फिर इसके बाद अमनगढ़, तीसरा पीलीभीत और चौथा हो जाता है उत्तर प्रदेश का रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत में टाइगर रिजर्व तो वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को वर्ष 1973 में अपने प्राकृतिक आवास में बंगाल बाघ आबादी की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। तो वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं पूरे भारत में, 53 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, 53, कहीं कहीं आपको 54वां भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन एनटीसीए की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो आपको 53 ही लिखे देखने को मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश का एक आप देखते हो अमनगढ़, तो अमनगढ़ जो है वो बफर जोन के रूप में है जो कि कार्बेट का ही पार्ट है, इसलिए उसको जो है लिस्टेड के रूप में नंबर काउंट नहीं किया गया है। तो टोटल जो है वो 53 ही है। अमनगढ़ को काउंट कर लोगे कि जैसे कि यूपी में 4 माने जाते हैं तो आप 54वां कहोगे, लेकिन लिस्ट के हिसाब से टोटल कितने हैं, तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। तराई हाथी रिजर्व। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश की दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की जाएगी। यह 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। यह भारत में स्थापित होने वाला 33वां टाइगर एलिफेंट रिजर्व होगा। यह दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्रों में होगा, जो बाघ, एशियाई हाथी, दलदली हिरण और एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण में शामिल है। तो उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व कहाँ पर होगा, तो यह दुधवा पीलीभीत में, तो दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन जो क्षेत्र है यहाँ पर होगा तराई हाथी रिजर्व। तो यह भारत में स्थापित होने वाला 33वां हाथी रिजर्व होगा। तो याद रखिएगा तराई हाथी रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश में अगर एलिफेंट रिजर्व की बात करोगे तो पूरे भारत में ये 33वां है, लेकिन यूपी पर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो यूपी का यह दूसरा होगा टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को कि जो वन रीजन है वहाँ पर आपको इसको देखने को मिलेगा। एरिया कितना होगा, 3049 वर्ग किलोमीटर है। तो यह दूसरा जो है हाथी रिजर्व होगा तराई। तो पहला कौन सा रहा है, तो पहला जो रहा है एलिफेंट रिजर्व वह वर्ष 2009 में घोषित किया गया था, जो कि शिवालिक, नाम क्या होगा, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। कहाँ पर, सहारनपुर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में 2009 में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। दूसरा तराई हाथी रिजर्व। तो 2 हाथी रिजर्व होंगे उत्तर प्रदेश में अभी तक, जबकि टाइगर रिजर्व 4। अगला प्रश्न है, लखनऊ में शुरू होगी भारत की पहली नाइट सफारी। तो भारत की पहली नाइट सफारी कहां पर शुरू होगी, लखनऊ में। लखनऊ में यह नाइट सफारी 50 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ कोकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में विकसित की जाएगी। तो भारत की पहली नाइट सफारी कहां पर, कोकरैल वन क्षेत्र लखनऊ में 350 एकड़ में डेवलप की जाएगी।
इसका उद्देश्य है राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। इस परियोजना के तहत सिंगापुर की तर्ज पर, किसकी तर्ज पर? सिंगापुर की तर्ज पर 150 एकड़ क्षेत्र में जूलॉजिकल पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। लखनऊ के ऐतिहासिक नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान को वर्तमान स्थान से नाइट सफारी में स्थानांतरित किया जाएगा। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में जैव विविधता पार्क। 4 जिलों कौन कौन से होंगे? हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं और मिर्जापुर। तो इन 4 जिलों में जैव विविधता पार्क स्थापित करने के लिए एक मेगा परियोजना को मंजूरी दी गई है। इन जिलों में मिर्जापुर में मोहनपुर जैव विविधता पार्क, बुलंदशहर में रामघाट जैव विविधता पार्क, हापुड़ में आलमगीरपुर जैव विविधता पार्क, बदायूं में उझानी जैव विविधता पार्क शामिल हैं। तो यूपी के 4 जिलों में कहाँ कहाँ? मिर्जापुर में होगा मोहनपुर जैव विविधता पार्क, बुलंदशहर में रामघाट, हापुड़ में आलमगीरपुर और बदायूं में उझानी जैव विविधता पार्क शामिल है। तो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में जैव विविधता पार्क, भाई मिर्जापुर में मोहनपुर होंगे, बुलंदशहर में रामघाट और हापुड़ में आलमगीरपुर है और बदायूं में उझानी जैव विविधता पार्क होंगे। अगला है मुरादाबाद मंडल में बनेगा नंदी अभयारण्य। आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए मुरादाबाद मंडल में नंदी अभयारण्य बनाने के लिए यह पहल की गई है। मंडलायुक्त ने बताया है कि मुरादाबाद मंडल के 3 जिलों संभल, अमरोहा और बिजनौर में यह पहल की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में कहां पर नंदी अभयारण्य या किस मंडल में नंदी अभयारण्य बनाने के लिए पहल की गई है? तो याद रखिएगा मुरादाबाद मंडल होंगे और मुरादाबाद मंडल के 3 जिले संभल, अमरोहा और बिजनौर में यह पहल की जाएगी। अगला है जनेश्वर मिश्र पार्क में बनेगा देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क। तो देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क कहाँ पर बनेगा? तो यह जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में है। लखनऊ विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क बनाने जा रही है। यह पार्क करीब 4.5 करोड़ रुपए के बजट से 6 एकड़ में बनाया जाएगा। कितने एकड़ में? 6 एकड़ में। इस जुरासिक पार्क को बनाने के लिए पार्क के अंदर एक भी पेड़ को हटाकर काटा नहीं जाएगा। डायनासोर को 5 फीट से 50 फीट तक लंबा बनाया जाएगा। तो देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क कहाँ होगा? लखनऊ में। किस पार्क के अंदर? जनेश्वर मिश्र, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। तो एशिया का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है आपका? जनेश्वर मिश्र पार्क। जनेश्वर मिश्र कौन रहे हैं? तो ये समाजवादी पार्टी की जो है राजनीतिक रहे हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है जनेश्वर मिश्र के नाम पर। तो उस समय यूपी में रही अखिलेश की सरकार, उस समय बनवाया गया है एशिया का सबसे बड़ा पार्क। तो इसी के अंदर होगा जुरासिक पार्क, जो कि देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क होगा। इसके अंदर 6 एकड़ में बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। वाराणसी में नमो घाट स्वागत के तौर पर 3 नमस्ते प्रतिमाओं के साथ नमो घाट जून के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरे और तीसरे चरण के कार्यों के पूरा होने से नमो घाट वाराणसी में गंगा नदी के किनारे सबसे लंबा घाट बन जाएगा, क्योंकि यह गंगा तथा वरुणा नदियों के संगम पर भैंसासुर घाट, जो कि राजघाट और आदि केशव घाट के बीच 1.71 किलोमीटर में बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में नमो घाट कहाँ पर होगा? वाराणसी में। तो यह जो घाट है स्वागत के तौर पर 3 नमस्ते प्रतिमाओं के साथ होगा नमो घाट। जून के अंत तक बनकर तैयार होने की बात की जा रही है। और नमो घाट किस नदी के किनारे? तो वाराणसी में, सिंपल सी बात, गंगा नदी के किनारे जो है सबसे लंबा घाट बन जाएगा, जो कि गंगा और वरुणा नदियों के संगम पर जो भैंसासुर घाट है वहाँ पर इसकी बात की गई है। 1.71 किलोमीटर में बनाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी करंट अफेयर्स। तो साइंस एंड टेक का पहला प्रश्न यहाँ पर है फैक्ट कि उत्तर भारत का पहला हाइपर स्किल डेटा सेंटर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में भारत के दूसरे और उत्तर भारत के पहले हाइपर स्किल डेटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन किया है। तो उत्तर भारत का पहला हाइपर स्किल डेटा सेंटर कहाँ पर होगा? ग्रेटर नोएडा में, योटा D1। योटा D1 वर्तमान में ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर पार्क में बनाए जा रहे हैं, जो कि 6 डेटा सेंटर भवनों में से पहला होगा। योटा इंफ्रास्ट्रक्चर
हीरानंदानी समूह की एक शाखा है। तो उत्तर भारत का पहला हाइपर स्किल डेटा सेंटर पूछा जाए ग्रेटर नोएडा में या भारत का दूसरा। अगला फैक्ट है, भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र कहाँ पर? फूलपुर प्रयागराज में। भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र फूलपुर में इफ्को का देश का दूसरा संयंत्र है। इफ्को की देश में पहली नैनो उर्वरक इकाई कलोल गुजरात में स्थापित की गई थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। दूसरे चरण में आंवला बरेली और फूलपुर प्रयागराज में इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। इफ्को ने 3 संयंत्रों से सालाना नैनो यूरिया की 32 करोड़ बोतलों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो कि 13.7 करोड़ मीट्रिक टन सब्सिडी वाली यूरिया की भरपाई करेगा। तो भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र कहाँ पर? फूलपुर प्रयागराज में। इसके द्वारा इफ्को आगे बढ़ते हैं। अगला है, वाराणसी में देश का पहला रोपवे परिवहन। कहाँ? वाराणसी में देश का पहला रोपवे परिवहन। पर्यटकों को अब भीड़ भाड़ वाले इस कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक यात्रा के लिए रोपवे की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए देश के पहले सार्वजनिक परिवहन रोपवे को धरातल पर उतारने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। तो देश का पहला रोपवे परिवहन कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में। अगला है, बनारस में कचरे से कोयला बनाने वाला पहला प्लांट। तो उत्तर प्रदेश में कचरे से कोयला बनाने वाला जो पहला प्लांट होगा कहाँ? बनारस में। तो चाहे उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाए या भारत का, इसी तरह घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि भारत देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला जो पहला प्लांट है वो कहाँ पर होगा? तो वाराणसी में। कचरे से कोयला बनाने का प्लांट बनारस की रमना में निर्माणाधीन है। प्रतिदिन 600 टन कचरे से 200 टन कोयले का उत्पादन होगा। कचरे से कोयला बनाने वाला यह देश का पहला संयंत्र होगा, जिसका निर्माण एनटीपीसी द्वारा। तो किसके द्वारा? एनटीपीसी द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? बनारस में। 600 टन जो कचरा होगा उससे 200 टन कोयले का उत्पादन किया जाएगा। तो यह निर्माणाधीन है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र 15 सितंबर 2022 को बहुचरणीय जांच के बाद उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिबियापुर में एनटीपीसी ने 20 मेगावाट फ्लोटिंग सौर संयंत्र से बिजली उत्पादन शुरू किया है। इस एनटीपीसी औरैया संयंत्र की कुल क्षमता 704 मेगावाट हो गई है। एनटीपीसी ने अब तक 4 राज्यों तेलंगाना में रामागुंडम, केरल में कायाकुलम, गुजरात में कवास और आंध्र प्रदेश में सेमाद्री में जलाशयों पर फ्लोटिंग सौर संयंत्र स्थापित किए हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र होगा? तो औरैया जिले के दिबियापुर में के द्वारा एनटीपीसी के द्वारा 20 मेगावाट फ्लोटिंग सौर संयंत्र से बिजली उत्पादन शुरू किया गया है। और इस एनटीपीसी औरैया संयंत्र की कुल जो क्षमता है वो 704 मेगावाट की हो गई है। अगला है कि प्रयागराज में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला त्वचा यानी स्किन बैंक। इसके लिए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। स्किन बैंक होने से जले हुए मरीजों का बेहतर इलाज करने में आसानी होगी और उन्हें नया जीवन मिलेगा। डॉक्टर मोहित जैन ने बताया है कि किसी की मौत के 6 घंटे के अंदर शरीर से त्वचा निकाली जा सकती है। हम इस त्वचा को 1 साल तक स्किन बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जो है पहला स्किन बैंक होगा? प्रयागराज में। और यह प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ओर से शासन को भेजा गया है। डॉक्टर मोहित जैन बताते हैं किसी की मौत के 6 घंटे के अंदर शरीर से त्वचा निकाली जा सकती है और हम इस त्वचा को 1 साल तक स्किन बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं। अगला तथ्य है, देश में पहली बार जैव स्रोत से नैनो सिलिका की खोज। देश में पहली बार जैव स्रोत से नैनो सिलिका की खोज। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट द्वारा गन्ने की खोई की राख में नैनो सिलिका की खोज की गई है। राख से इसे निकालने की तकनीक भी NSI द्वारा विकसित की गई है, जिसे अब पेटेंट कराया जा रहा है। नैनो सिलिका कणों की खोज और इसकी तकनीक का विकास सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर शालिनी कुमारी ने किया है। अब तक नैनो सिलिका विभिन्न खनिज स्रोतों से प्राप्त की जाती थी, लेकिन देश में पहली बार इसे जैव स्रोत से खोजा गया है। नैनो सिलिका कणों का उपयोग दवा उद्योग, पेंट और बैटरी उद्योग, लिथियम आयरन बैटरी, नैनो उर्वरकों आदि में किया जाता है। तो देश में पहली बार जैव स्रोत से नैनो सिलिका की खोज किसके द्वारा? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI के द्वारा की गई है। किसमें? तो गन्ने की खोई की राख में।
अगला फैक्ट है कि 6 और जिलों में बनेगी फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, दैट इज ANTF, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने और राज्य में नार्को नेक्सस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 6 जिलों में अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब स्थापित करने पर काम कर रही है। नई लैब सहारनपुर, अयोध्या, बांदा, बस्ती, मिर्जापुर और आजमगढ़ में बनाई जा रही है। 6 जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, अयोध्या, बांदा, बस्ती, मिर्जापुर, आजमगढ़। इस तरह राज्य में कुल 18 फॉरेंसिक साइंस लैब होंगी। वर्तमान में विभिन्न 12 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, तो ये 6 और हो जाएंगी नई, सहारनपुर, अयोध्या, बांदा, बस्ती, मिर्जापुर और आजमगढ़, तो टोटल कुल 18 फॉरेंसिक लैब होंगी। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश की योजनाओं से संबंधित। पहला यहाँ पर दिया गया है मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों को बेहतर सड़क सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना की शुरुआत करने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान तैयार किया जा रहा है। इसे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू करने की योजना है। तो मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, तो इस योजना की शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया जा रहा है। और यह जो है लागू कहाँ पर होगी यह योजना? तो जहाँ पर 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर होंगे वहाँ की सड़क सुधार के लिए। अगली योजना है यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना। इसके तहत राज्य में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इससे उन परिवारों को भी मदद मिलेगी जो किसी कारणवश योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। यह कार्ड राशन कार्ड डेटा की मदद से जनरेट किया जाएगा, जिसकी मदद से इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा और सभी सरकारी योजनाओं को एकीकृत किया जा सकेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ आधार वैध राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें तुरंत परिवार कल्याण कार्ड जारी किए जा सकते हैं। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश शुरू करेगा लखपति महिला कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? लखपति महिला कार्यक्रम। मीडिया की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने के लिए लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से पहले 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। लखपति महिला कार्यक्रम के पहले चरण में इसे वाराणसी और प्रयागराज के अलावा अलीगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, हमीरपुर और सोनभद्र समेत 11 जिलों में शुरू किया जाएगा। इन जिलों में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की पहचान की जाएगी, जिन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़कर वार्षिक आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई है। तो लखपति महिला कार्यक्रम है जो कि खासकर 11 जिलों में शुरू किया जाएगा और इसमें वो महिलाएं होंगी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। इनको जो है इस योजना से जोड़कर, इस कार्यक्रम से, लखपत महिला कार्यक्रम से जोड़कर इनकी वार्षिक आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और लखपत महिला कार्यक्रम की जो जिम्मेदारी है वह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई है। अगला है एक तहसील एक उत्पाद योजना। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश तहसीलों व उनके किसी खास कस्बे में उत्पाद हैं, जैसे गोरखपुर के कैंपियरगंज के रामचौरा से कच्चा केला, फनेदा महाराजगंज का हरा मटर, हरदोई का संडीला का लड्डू, कुशीनगर के दुधही ब्लॉक में हल्दी की खेती आदि। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर पैकेजिंग, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ज़रूरत के मुताबिक पूंजी की उपलब्धता और उनसे जुड़े लोगों के कौशल को निखारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक तहसील एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दे रही है। अगला फैक्ट है प्रधानमंत्री ने महोबा से उज्ज्वला 2 योजना की शुरुआत की है। तो उज्ज्वला 2 योजना की शुरुआत कहाँ से? महोबा से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का पहला संस्करण 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को LPG जैसे खाना पकाने के ईंधन उपलब्ध कराना है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई है? 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से PM मोदी के द्वारा लॉन्च की गई योजना रही। दूसरा चरण भी यूपी के महोबा से जो है लॉन्च किया गया है। तो उज्ज्वला 2 को
10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कोरोना का टाइम पीरियड रहा है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च की योजना थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 किस मंत्रालय के अधीन है? तो केंद्रीय पेट्रोल मंत्रालय। अगला है दस्तक अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की बीआरडी मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया है। इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया के प्रसार को रोकने के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान आयोजित किया गया था। अगला है वन महोत्सव अभियान। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में, कहाँ? चित्रकूट जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम सेहरीन गांव स्थित कोडांड वन क्षेत्र में हरिशंकरी के पौधे लगाकर वन महोत्सव अभियान की शुरुआत की है। तो वन महोत्सव अभियान की शुरुआत चित्रकूट जिले में हुई है। योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम सेहरीन गांव स्थित कोडांड वन क्षेत्र में कौन सा पौधा? तो हरिशंकरी का पौधा लगाकर जो है वन महोत्सव अभियान की शुरुआत की। अगला है आपका पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना। पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना राज्य के सभी जिलों में पशुपालकों के लिए 520 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन उपलब्ध होंगी। 520 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन। निराश्रित मवेशियों की सुरक्षा के लिए राज्य में 6600 से अधिक आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो उत्तर प्रदेश खेलकूद से संबंधित। रूपल चौधरी ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 में कांस्य पदक जीता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रूपल चौधरी है। मेरठ जिले की हैं रूपल चौधरी, जो कि विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 में कांस्य पदक जीता है। तो यह जो है कांस्य पदक कहाँ? तो 4 अगस्त 2022 को कोलंबिया में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 51.85 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता है। 51.85 सेकंड, 1 मिनट से कम समय में 400 मीटर। इसके साथ 17 वर्षीय रूपल चौधरी विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो एग्जाम में आपसे घुमाकर भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय है? तो याद रखिएगा 17 वर्षीय रूपल चौधरी हैं, मेरठ जिले की हैं। साथ ही साथ इन्होंने कोलंबिया में आयोजित रहा विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप, जिसमें जो है कांस्य पदक जीता है। 400 मीटर की दौड़ में 51.85 सेकंड में इन्होंने तय किया। अगला है कॉमनवेल्थ गेम 2022 है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 अनु रानी ने भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है। अनु रानी ने अपने तीसरे प्रयास में 60 मीटर दूर भाला फेंककर तीसरा स्थान हासिल किया है। विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की केल्सी ले बार्बर ने 64.43 मीटर थ्रो से स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनके हमवतन मैकेंजी लिटिल ने 64.27 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। जबकि तीसरा स्थान जो हासिल किया वह अनु रानी रही है और इन्होंने तीसरे प्रयास में अपना 60 मीटर दूर भाला फेंका और 64.44 कर देती है तो ये स्वर्ण पदक ले आती है। भाला फेंक क्वीन के नाम से मशहूर अनु रानी। तो भाला फेंक क्वीन कौन? अनु रानी। राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला भाला फेंक खिलाड़ी बन गई है। कौन? अनु रानी। तो भाला फेंक क्वीन के नाम से भी मशहूर अनु रानी। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। उत्तर प्रदेश हॉकी ने 29 मई 2022 को फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ 2-0 को हराकर 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया है। फाइनल मैच तमिलनाडु की केविलपट्टी में आयोजित किया गया था। हॉकी हरियाणा ने हॉकी उड़ीसा के खिलाफ 3-0 की जीत के साथ प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। तो उत्तर प्रदेश हॉकी ने 29 मई 2022 को फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ यानी 2-0 से हराकर 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन जीती है उत्तर प्रदेश हॉकी। साथ ही उत्तर प्रदेश हॉकी ने 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती थी। अगला फैक्ट है अलीगढ़ की भावना बनी मिस यूपी बॉडी बिल्डर। भावना ने कहाँ की है? ये अलीगढ़ की है। तो अलीगढ़ की भावना ने 29 मई को गाजियाबाद में वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित मिस्टर एंड मिस यूपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में
2 दर्जन से अधिक महिला बॉडी बिल्डरों को हराकर मिस यूपी बॉडी बिल्डर का खिताब जीता है। तो हाल ही में मिस यूपी बॉडी बिल्डर का खिताब किसने जीता है? भावना ने। कहाँ की है? अलीगढ़ की। यह 29 मई को जो आयोजित रहा है 2022 में गाजियाबाद में वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन द्वारा। तो याद रखिएगा, यूपी बॉडी बिल्डर, मिस यूपी बॉडी बिल्डर कौन? भावना। कहाँ की है? अलीगढ़। यूपी दिवस पर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया। तो आप जानते हो यूपी दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 2018 में मनाया गया था। तो 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के शुभारंभ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रतिभाओं को खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मानित किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार है। पहला है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सामान्य श्रेणी में देखेंगे तो ज्योति शुक्ला कानपुर की हैंडबॉल में, नेहा कश्यप मेरठ वुशु। वर्ष 2020-21 में वयोवृद्ध श्रेणी में तरुणा शर्मा मेरठ जूडो में। 2021-22 में सामान्य वर्ग में देखेंगे तो मनीषा भाटी गौतम बुद्ध नगर की वुशु श्रेणी में। रानी लक्ष्मीबाई के बाद है लक्ष्मण पुरस्कार। तो लक्ष्मण पुरस्कार 20-21 का देखेंगे सामान्य श्रेणी में मोहित यादव लखनऊ। 20-21 में वयोवृद्ध वर्ग में देखेंगे तो राहुल सिंह वाराणसी से हॉकी में, जनार्दन सिंह गाजीपुर कुश्ती से। वहीं पर वर्ष 2021-22 में वयोवृद्ध वर्ग में मोहम्मद आरिफ गोरखपुर हॉकी ली, राधेश्याम सिंह आजमगढ़ से रहे एथलेटिक्स। 21-22 में दिव्यांगजन श्रेणी में सुहास एलवाई पैरा बैडमिंटन लखनऊ, विवेक चिकारा मेरठ तीरंदाजी में, दीपेंद्र सिंह शाभा। तो ये रहा है इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला फैक्ट है आपका उत्तर प्रदेश का आर्थिक घटनाक्रम, आर्थिक समसामयिकी। पहला है कि उत्तर प्रदेश देश में अधिकतम बिजली कनेक्शन वाला राज्य बना। तो पूरे भारत देश में अधिकतम बिजली कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 2.74 करोड़ है। महाराष्ट्र में लगभग 2.4 यानी 2 करोड़ 40 लाख हो जाएगा। 2 करोड़ 74 लाख यूपी में है। वहीं पर तमिलनाडु में 2 करोड़ 20 लाख जो है घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या है। इसमें एक बड़ी भूमिका सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन देना रहा है। तो देश में अधिकतम बिजली कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? टॉप पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या जो कितनी है घरेलू? तो 2 करोड़ 74 लाख। अगला है आपका गोरखपुर के पनियाला को मिला जीआई टैग। पनियाला उन 21 कृषि उत्पादों में भी शामिल है जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की हाई पावर कमेटी ने जीआई टैग के लिए अनुमति दी है। मालूम हो कि पनियाला आकार और रंग में जामुन की तरह होता है जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। पेट से संबंधित रोगों में पनियाला लाभकारी होता है। इसका उपयोग दांतों और मसूड़ों में दर्द, उससे खून आना, कफ, निमोनिया और गले में खराश आदि के उपचार में भी किया जाता है। तो पनियाला जिसको जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश की किस जिले से संबंधित होगा? तो यह गोरखपुर से। तो पनियाला जो कि इसका आकार और रंग देखेंगे तो बिल्कुल जामुन की तरह होता है। स्वाद जो है वो खट्टा मीठा होता है। पेट से संबंधित रोगों में जो है पनियाला लाभकारी होता है। दांत मसूड़, दर्द, खून आवे है ना, कफ वगैरह, निमोनिया आदि में जो है ये उपचार में भी किया जाता है। अगला फैक्ट है साबरमती यानी गुजरात की तर्ज पर अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप। साबरमती गुजरात की तर्ज पर कहां पर? अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप। यह योजना 1438 एकड़ के क्षेत्र को कवर करेगी। तो ग्रीनफील्ड जो टाउनशिप होगी कहां पर? अयोध्या में, गुजरात की तर्ज पर यानी साबरमती में जो है इसी की तर्ज पर होगी। और इस कितने एकड़ क्षेत्र में? 1438 एकड़ क्षेत्र में वो कवर करेगी। राज्य आवास विकास परिषद ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया। मालूम हो कि वैदिक सिटी प्रोजेक्ट का मानक जो है अहमदाबाद गिफ्ट सिटी के आधार पर तय किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में साबरमती यानी गुजरात की तर्ज पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप जो बनेगी कहाँ? अयोध्या में। याद रखिएगा 1438 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगी। आगे बढ़ते हैं।
अगला है उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। प्रदेश की नई पर्यटन नीति में होटल उद्योग के लिए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपए तक और 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2022 के तहत क्या है कि 10 करोड़ रुपए तक आप निवेश कर रहे हैं तो 2 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पर यदि 500 करोड़ रुपए से अधिक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसमें क्या होंगे, होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा और पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज टैक्स की दरें भी कॉमर्शियल की जगह औद्योगिक होंगी। नई पर्यटन नीति के तहत भगवान राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट के रूप में तथा भगवान कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को कृष्ण सर्किट के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। किसके तहत? उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2022 के तहत। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 UPGIS 2023 हमारे देश को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के भारत के माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टिकोण के अनुरूप एक पहल है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप जानते हो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य पढ़ते हो आप, टारगेट यानी भारत सरकार के लक्ष्य वाला वीडियो आप कवर कीजिए, कौन सा टारगेट कब तक पूरा करना है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है कब तक है, तो 2024-25 है। इसी तरह यदि उत्तर प्रदेश सरकार का देखेंगे तो 5 वर्षों में इसका टारगेट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है। तो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार का लक्ष्य क्या है उत्तर प्रदेश का, 5 वर्षों में यानी 2022 से लेकर के 2027 तक। तो कब तक है, 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का टारगेट है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था। यह 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन जो कि 10 से 12 फरवरी 2023 तक चला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिखर सम्मेलन का समापन किया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो लखनऊ में किया गया था और यह 3 दिवसीय जो है शिखर सम्मेलन रहा है। कब से कब तक, 10 से 12 फरवरी तक। और इसमें जो है समापन जो किया गया, उद्घाटन तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया और समापन जो है राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने। अडानी ग्रुप उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अडानी ग्रुप कितना, 70,000 करोड़ रुपए का। यूपी में 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया है। जिलेवार नोएडा को सबसे अधिक निवेश प्राप्त हुआ है। तो अडानी ग्रुप 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वहीं पर यदि आप देखेंगे निवेश जो प्रस्ताव आया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वह कितना है, तो 33 दशमलव यानी 33.5 लाख करोड़ का है। सबसे ज़्यादा जो निवेश की बात की गई है वह कहाँ, नोएडा में। सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक और पर्यावरण पर्यटन के लिए 29,000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने कुल प्रतिबद्ध निवेश का 45% और पूर्वी उत्तर प्रदेश ने संभावित निवेश हिस्सेदारी का 29% आकर्षित किया है। रिलायंस राज्य में अन्य व्यवसायों के बीच 5G सेवाओं को शुरू करेगी। रिलायंस जियो ने 5G कनेक्टिविटी दिसंबर 2023 तक यूपी के हर गांव और शहर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हर गांव और शहर तक, हर गांव में तो 4G पहुंच नहीं पाया, यानी ब्रॉडबैंड वाला। तो 5G कनेक्टिविटी कब तक है, तो रिलायंस जियो वाले रख रहे हैं कि 5G कनेक्टिविटी पूरे उत्तर प्रदेश में हर गांव और हर शहर तक कब तक, दिसंबर 2023 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश की हर विकास खंड में एक बागवानी मॉडल गांव। उत्तर प्रदेश के हर विकास खंड में एक बागवानी मॉडल गांव। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में बागवानी विकास कार्यक्रमों को ले जाने के उद्देश्य से एक बागवानी मॉडल गांव विकसित करना है। बागवानी और कृषि निर्यात राज्य मंत्री ने बताया है कि प्रत्येक मॉडल गांव का निरीक्षण उप निदेशक और DHO स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही जानकारी के लिए मॉडल गांव के बाहर फ्लैक्स बोर्ड लगाए जाएंगे। यह बोर्ड दिखाएगा कि संबंधित गांव को आदर्श गांव के रूप में चिन्हित किया गया है।
ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी आदि फसल के क्षेत्रफल का विस्तार करके गुणात्मक उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाना, किसानों को मंडी के पास कोल्ड रूम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना भी लक्ष्य है। समीक्षा बैठक में मधुमक्खी पालन के विकास के लिए लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, हापुड़ और पाली हाउस में विशेष उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अगला फैक्ट है इंदौर का SWM मॉडल उत्तर प्रदेश के शहरों में लागू करने की योजना। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ, हरित और नियोजित शहरों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार राज्य के शहरी निकायों में इंदौर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी SWM मॉडल को लागू करेगी। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में नगर निकायों के माध्यमों से 300 से 400 टन गीले कचरे से बायो CNG प्लांट तैयार करने की योजना है। लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज में PPP मॉडल पर CNG प्लांट लगाए जाएंगे। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश ने वस्त्र और परिधान नीति 2022 की घोषणा। नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को वैश्विक स्तर की परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी प्रकार की इकाइयों जैसे कि हथकरघा, पावरलूम, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण तथा परिधान का सतत विकास करना है। यह नीति घोषणा की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी। नोएडा में 3000 करोड़ रुपए की लागत से अपैरल पार्क बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में अपैरल पार्क बनाए जाने की बात कहां पर की गई है? तो 3000 करोड़ रुपए की लागत से कहां दोस्त? अपैरल पार्क होगा नोएडा में। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने नीति की घोषणा करते हुए कहा है कि यह नीति रोजगारोन्मुखी है, जिसका लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करना है तथा 5 लाख से अधिक नए रोजगार भी सृजित करना है। अगला फैक्ट है बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अति महत्वपूर्ण फैक्ट है बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है? दूसरे स्थान पर। प्रदेश में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बाजरे का उत्पादन होता है, जो देश के कुल बाजरा उत्पादन का 19.69% है, लगभग 20%। तो जितना पूरे भारत में उत्पादन होता है उसका 20% उत्तर प्रदेश में। बाजरा उत्पादन में यूपी दूसरे नंबर पर है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर कार्यवाही करते हुए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में। और बाजरा उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा है दोस्त? नंबर 1 है, माफ कीजिएगा नंबर 2। ठीक है, बाजरा उत्पादन में क्या है? दूसरे स्थान पर। अगला है आपका जल शुल्क नियम 2022। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल टैरिफ नियम 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब विकास और प्राधिकरणों की योजनाओं में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पानी का टैरिफ देना होगा। कितना? जल शुल्क नियम 2022 में बदलाव किया गया है कि जो विकास और प्राधिकरण है इनकी योजनाओं में जो भवन निर्माण है, तो भवन निर्माण के लिए जो नक्शा पास कराना है, तो नक्शा पास कराने पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पानी का टैरिफ देना होगा। इससे पहले लखनऊ और बनारस में पानी की यह दर नहीं वसूल की जाती थी, लेकिन नियमों के मुताबिक लेआउट प्लान के मामलों में जमीन के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से वाटर टैरिफ वसूला जाएगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के निर्माण पर सभी मंजिलों और बेसमेंट को कवर करने वाले कुल क्षेत्रफल के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पानी का टैरिफ देना होगा। अगला है उत्तर प्रदेश में MSME नीति 2022 लागू। 29 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने MSME नीति 2022 को लागू करने के लिए एक शासनादेश जारी किया। यह नीति सितंबर 2027 तक लागू रहेगी। नए सूक्ष्म उद्योग के लिए प्रति यूनिट ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50% यानी अधिकतम 25 लाख रुपए तक 50% 5 साल के लिए दिया जाएगा। उद्यमियों को पूंजी निवेश पर 10 से 25%, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और महिला उद्यमियों को ऋण ब्याज पर 60% की सब्सिडी दी जाएगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में क्रमशः 25, 20 और 15% सब्सिडी मिलेगी। मध्यांचल और पश्चिम में क्रमशः 20, 15 और 10% सब्सिडी होगी। अनुसूचित जात, जनजाति और महिला उद्यमियों को 2% अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश MSME नीति के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में वेब सीरीज पर मिलेगी भारी सब्सिडी। वेब सीरीज पर 5 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में बॉलीवुड फिल्म निर्देशकों और कलाकारों के साथ एक बैठक में कहा है
कि यूपी सरकार राज्य में निर्मित होने वाली वेब सीरीज पर 50% तक की सब्सिडी तथा वेब फिल्मों की लागत पर 25% तक छूट की दिशा में काम करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 64वें और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला है। 64वें और 68वें फिल्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है, यूपी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्थापित करे। यूपी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर यह सौर ऊर्जा संयंत्रों में उत्पादित बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड में निकासी करने में मदद करेगा। परियोजना लागत का 20% उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, 33% केंद्र सरकार के द्वारा और शेष एक जर्मन कंपनी KfW द्वारा वहन किया जाएगा। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर उत्तर प्रदेश स्थापित करेगा। तो यह सौर ऊर्जा संयंत्रों में उत्पादित जो बिजली है इनको राष्ट्रीय ग्रिड में निकासी करने में मदद करेगा। परियोजना की जो लागत होगी इसमें 20% उत्तर प्रदेश सरकार, 33% केंद्र सरकार और बाकी जो बचता है 33, 20, 53 यानी बाकी 47% बचेगा जो कि जर्मन कंपनी KfW द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से इसे जोड़कर गुणवत्तापूर्ण डेटा के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए 132 किलोवाट राज्य स्तरीय डेटा सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो वास्तविक समय के डेटा पर सब स्टेशनों को निगरानी में मदद करेगा। तो याद रखिएगा, यूपी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो कि विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में हो गए सौर ऊर्जा संयंत्रों में जो है ये उत्पादित जो बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड में निकासी करने में मदद करेगा। केंद्र सरकार 33%, यूपी सरकार 20%, बाकी बस्ती जो है वो कंपनी की KfW के द्वारा वहन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए समझौते हैं। उत्तर प्रदेश और सिंगापुर सरकार के बीच समझौता। फरवरी 2023 में सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आर्थिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि पूछा जाता है कि व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने यानी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वह पहली बार आर्थिक सहयोग के लिए जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है निम्नलिखित में से किस कंट्री? तो सिंगापुर की कंपनियां यूपी में शहरी विकास, सतत विकास, उद्योग और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगी। यह समझौता यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए समझौते की अतिरिक्त है। 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सिंगापुर की 21 कंपनी और 58 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है वाराणसी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ? वाराणसी में। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और संयुक्त अरब अमीरात के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा सके। समझौता ज्ञापन पर DP वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ? वाराणसी तथा जो यूपी में होंगे। इनके लिए जो समझौता ज्ञापन किया गया राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और संयुक्त अरब अमीरात के DP वर्ल्ड के बीच है। और DP वर्ल्ड की जो भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से हस्ताक्षर किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में बनेगा नॉलेज स्मार्ट सिटी। 18 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने सैन फ्रांसिस्को में कहा? सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह नॉलेज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 5000 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा जिसमें दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज स्मार्ट सिटी होगी इसके लिए जो समझौता ज्ञापन किया गया है यह सैन फ्रांसिस्को में जो ऑस्टिन विश्वविद्यालय इसके साथ। अगला है आपका उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बनेंगे डेटा सेंटर। राज्य औद्योगिक विकास आयुक्त और विवेनो इन्फोटेक कंपनी ने प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 13,500 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विवेनो इन्फोटेक कंपनी राज्य के सभी 75 जिलों में 750 डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा पहला पायलट डेटा सेंटर मोरटा पहले ही गाजियाबाद में चालू किया जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश सभी जिलों में बनेंगे डेटा सेंटर। सबसे पहला जो है वो कंपनी के द्वारा कहाँ पर? यह गाजियाबाद में चालू किया जा चुका है। नाम है मोरटा, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। कहाँ पर? मोरटा, गाजियाबाद में नाम है मोरटा। और ये जो 75 जिलों में जो
बनेगा डेटा सेंटर, तो स्थापित कौन करेगा, तो विभिनो इन्फोटेक कंपनी है। कौन सी कंपनी है, विभिनो। विभिनो इन्फोटेक कंपनी राज्य के सभी 75 जिलों में 750 डेटा सेंटर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना। कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान गोरखपुर में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर की स्थापना के साथ ही पूर्वांचल में गेहूं, मक्का और धान के बीज की उन्नत किस्मों के विकास से छात्रों को शोध के क्षेत्र में व्यापक अनुभव भी मिलेगा। इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद भी मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर होगी, गोरखपुर में। गोरखपुर में कहाँ, कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान गोरखपुर में। अगला है आपका उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। 6 जिले कौन, केंद्र सरकार ने वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत राज्य के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह कार्य एक जिला एक मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। जिले कौन से हैं, महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज। इन जिलों में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तो 6 जिले कौन से दोस्त, महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज। अगला फैक्ट है माई GOV यानी माई गवर्नमेंट। तो माई GOV मेरी सरकार माई गवर्नमेंट पोर्टल है। तो 26 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माई GOV यानी मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के लोग सरकार को विभिन्न फीडबैक दे सकते हैं और यूपी सरकार उन्हें राज्य की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी सूचित कर सकती है। माई GOV यानी मेरी सरकार, माई गवर्नमेंट। तो ये पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है, 26 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा। इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, राज्य के जो नागरिक हैं, तो राज्य के लोग सरकार को विभिन्न फीडबैक दे सकते हैं और यूपी सरकार उनको जो है राज्य की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी सूचना यहाँ से देती रहेगी इस पोर्टल के माध्यम से। अगला है उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। 29 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की गुजरात इकाई द्वारा गुजरात की रामलीला को अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में भेजने पर सहमति बनी है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला है IIT कानपुर और NPCI ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IIT कानपुर और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज NPCI, इन्होंने क्या किया है, तो अभिनव विचारों पर ज्ञान साझा करने और स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधानों के विकास पर सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला है यमुना के किनारे बनेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश जल निगम और विश्व राज्य पर्यावरण के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यमुना नदी में गिरने वाले बड़े नालों के कारण बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए हाइब्रिड यूनिटी मोड या HAM के तहत हागरा हेतु सीवेज ट्रीट प्लांट के विकास के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने कहा है कि नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण से यमुना में बिना ट्रीटमेंट के सीवर गिरना बंद हो जाएगा। तो यमुना के किनारे बनेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कहाँ, आगरा हेतु है। अगला है कानपुर में सौर संयंत्र स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। कानपुर में सौर संयंत्र स्थापित। केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलुज हाइड्रो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, सतलुज हाइड्रो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3,500 करोड़ रुपए की लागत से सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो सौर संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थापित कहाँ पर, कानपुर में होगा। इसके लिए जो समझौता ज्ञापन हुआ है वह केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी कौन सी है, सतलुज हाइड्रो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड।
जिसकी लागत 3,500 करोड़ रुपए होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 60 में समाचार है और इसी को कंप्लीट करने के बाद पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल परफेक्ट 7 मैगजीन बाय ध्येय IAS के द्वारा कंप्लीट हो जाएगी, जो कि यूपी स्पेशल PCS के लिए मैगजीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा में नए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया है। यह 25 एकड़ में फैला एक अत्याधुनिक संस्थान है जो 289 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक आर्द्रभूमि तैयार किया जाएगा। वाराणसी के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में 4 मंजिला ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद मॉल के निर्माण की योजना है। तो कहाँ? वाराणसी के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में 4 मंजिला। मिर्जापुर की सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। इंपॉर्टेंट है। देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? सानिया मिर्जा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करती है? मिर्जापुर। तो नाम में भी है, छुपा है इनका पुर, मिर्जा। सानिया मिर्जा मिर्जापुर से। सीताकुंड धाम को अयोध्या चित्रकूट धाम मार्ग से सीधा जोड़ा जाएगा। देवरिया के खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के रूप में शिक्षकों को 50,000 रुपये की राशि और एक रजत पदक भी दिया गया। खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिए दिया गया है। तो खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश किस जिले से है? देवरिया। तो पुरस्कार की राशि 50,000 रुपये प्लस एक रजत पदक भी। अगला है कि यूपी के विभिन्न जिलों में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कुशीनगर में एक नया पर्यटक पुलिस स्टेशन बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। असीम अरुण, जो कि पूर्व IPS रहे हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार ग्रहण किया है। कालिंजर किले को बुंदेलखंड में पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पानी के नमूनों की जांच में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 प्रदेश बना है। तो पानी के नमूनों की जांच में भारत में कौन सा प्रदेश है नंबर 1 प्रदेश? तो यह उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त 2022 को जारी प्रतिष्ठित गृह मंत्री पदक 2022 के लिए चयनित 151 पुलिसकर्मियों की सूची में उत्तर प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश 15 करोड़ लोगों को टीका लगाने वाला पहला राज्य बना है। साथ ही उत्तर प्रदेश में पहला जो डॉग पार्क बनेगा वह उत्तर प्रदेश की कहाँ? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का पहला डॉग पार्क कहाँ होगा? लखनऊ में। हरियाली, कचरा प्रबंधन तथा साफ सफाई के मामले में IGBC द्वारा आगरा कैंट स्टेशन, DRM ऑफिस और रेलवे अस्पताल को ग्रीन रेटिंग दी गई है। अयोध्या में सबसे लंबा 2 किलोमीटर लंबा सरयू रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इस योजना पर 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। तो अयोध्या में सबसे लंबा 2 किलोमीटर लंबा जो होगा, जो कि सरयू रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, इसके तहत जो लागत आएगी वह 300 करोड़ रुपए से अधिक की। अलीगढ़ को ट्रांसपोर्ट सिटी मिली है। तो ट्रांसपोर्ट सिटी किसको? अलीगढ़ को। ट्रांसपोर्ट नगर में कार्यालयों, अग्निशमन पार्कों, CNG पेट्रोल पंपों, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट, सामुदायिक शौचालयों की सुविधा होगी। अगला है कि उत्तर प्रदेश ने सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने के लिए चल रहे प्रयासों में से एक है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले और राजधानी लखनऊ में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी सैन्य अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। तो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी सैन्य अस्पताल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही, साथ ही साथ मेरठ जिले में। उत्तर प्रदेश 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन के साथ शीर्ष 4 राज्यों में से एक है। रबी विपणन सीजन 2022-23 के लिए गेहूं की खरीद 1 अप्रैल 2023 से 6,000 केंद्रों पर शुरू हुई है। मलिहाबाद में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। तो डॉग पार्क होगा लखनऊ में और मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ? मलिहाबाद में। अब आते हैं उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित फैक्ट पर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बजट 2023-24 पारित। तो राज्य सरकारें जो बजट पेश करती हैं
तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट जो बजट है किस आर्टिकल के तहत प्रस्तुत किया जाता विधानमंडल में, तो जैसे कि आप जानते हो बजट जो शब्द है संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हो, जो कि केंद्र के लिए आर्टिकल 112 है। संसद के दोनों पटल पर रखा जाता है। यहीं पर जो है इसी तरह स्टेट में विधानमंडल में देखेंगे तो विधान परिषद और विधानसभा में किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 202। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए योगी सरकार का दूसरा बजट पेश किया। उन्होंने कहा है कि 2017 में उनकी सरकार का पहला बजट किसानों को समर्पित था। 2018 में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के लिए बजट था। महिला सशक्तिकरण के लिए 2019 का रहा है। युवा शक्ति, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2021 का बजट, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के लिए 2022 का बजट रहा है। और वहीं पर अंत्योदय से आत्मनिर्भर 2022, अंत्योदय से आत्मनिर्भरता 2023 बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और हमारा लक्ष्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करना है 2027 तक। आइए फैक्ट को देखते हैं बजट के। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने बजट कब पेश किया है, तो 22 फरवरी 2023 को। 22 फरवरी 2023 को बजट का जो अमाउंट है वो लगभग 6,90,000, यानी जो एग्जैक्ट जो फिगर है वो है 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए, यानी 0.43। तो 6,90,242.43 करोड़ रुपए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री कौन, सुरेश खन्ना। 22 फरवरी 2023 को बजट पेश किया। बजट का अमाउंट कितना, 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए रहा है। 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्यों पर उत्तर प्रदेश का सकल जो राज्य घरेलू उत्पाद है वह है कितना, तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है। वर्तमान मूल्यों पर, करंट प्राइस पर कितना है, तो करंट प्राइस पर जो GSDP है उत्तर प्रदेश का वह है 24,39,171 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि 22-23 की तुलना में 19% की वृद्धि बताता है। 2023-24 में व्यय 6,59,061 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि 22-23 की संशोधित अनुमानों से 17% अधिक है। इसके अलावा राज्य 31,181 करोड़ रुपए का ऋण चुकाया गया है राज्य की द्वारा। तो आपको जो स्टेट का GDP है यानी GSDP, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वो होने का जो अनुमान है 23-24 के लिए 24,39,171 करोड़ रुपए है, जो कि 22-23 की तुलना में 19% की वृद्धि है। अगला एक्सपेंडिचर हो गया, तो रिसिप्ट यहाँ पर प्राप्तियाँ हैं। 23-24 के लिए जो प्राप्तियाँ हैं वो 5,74,178 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि पिछले के संशोधित के अनुमान मुकाबले 19% की वृद्धि है। तो ये आपके प्राप्तियाँ राजस्व, ये नहीं पूछा जाना, याद नहीं रखना आपको। PCS के लिए आप स्टेट GDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP को देख सकते हैं। 24,39,171 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, पिछले के मुकाबले 19% की वृद्धि है। वहीं पर राजस्व अधिशेष GSDP का जो है 2.8% होने का अनुमान है। 22-23 की तुलना में जो है वो संशोधित अनुमानों का 2.6% से मामूली अधिक है। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू PCS के लिए वो है 2023-24 की राजकोषीय घाटा अमाउंट की अगर बात की जाती है, पूछा जाता है, खासकर आपसे परसेंटेज ही पूछा जाना है, जो कि GSDP का कितना है, 3.5% है। तो 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा GSDP यानी 84,883 करोड़ रुपए है, जो कि परसेंटेज में देखेंगे तो GSDP का कितना है, 3.5% लक्षित है। 2022-23 में संशोधित अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा GSDP का 4% होने की उम्मीद है, जो वर्ष के लिए बजट अनुमानों की समान है। तो याद रखिएगा बजट 23-24 के लिए सकल जो राज्य घरेलू उत्पाद और इसका राजकोषीय घाटा कितना है, तो 3.5%। बेरोजगारी दर घटकर 4.2% हो गई है, जो कि 17 से पहले लगभग 14.4% हुआ करती थी। तो बेरोजगारी दर आप देख पा रहे हैं क्या है, ये 4.2%।
बेरोजगारी की दर घटी हुई। समझ रहे हैं आप। जय। अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो सोलर सिटी के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में प्रमुख आवंटन। वित्तीय वर्ष 23-24 में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 585 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया था। कानपुर मेट्रो का यह 9 किलोमीटर लंबा खंड IIT कानपुर को मोती झील से जोड़ता है। मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है, जिसमें 2 कॉरिडोर हैं, जिनसे 13 किलोमीटर भूमिगत होगा। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है बजट में। उत्तर प्रदेश राज्य औषधि अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित करेगा। इस उद्देश्य के लिए 20 करोड़ रुपए हैं। आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कितना आवंटित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित है, जिसके तहत यूपी में 2.34 करोड़ जो है लाभार्थी सूचीबद्ध हैं। विधवा पेंशन योजना के तहत निराश्रित महिलाओं के कल्याण के लिए 4032 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना के लिए 7248 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। वहीं पर दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1120 करोड़ रुपए का आवंटन है। सड़कों पुलों के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपए और रखरखाव के लिए 6,209 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर पर निर्माण कार्य चल रहा है। वित्तीय वर्ष 23-24 में इसके लिए 1306 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। लखनऊ विकास क्षेत्र के विकास, नगर क्षेत्र और प्रदेश की सभी विकास प्राधिकरणों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा वाराणसी और अन्य शहरों में रोपवे सेवाओं के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रमुख बजटीय आवंटनों में राज्य ने जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ रुपए आवंटित किए, इस उम्मीद में कि सभी घरों को पानी के पीने से जो है कवर किया जाएगा। पिछले साल का आवंटन 19,500 करोड़ रुपए था। इस साल जो है वो 25,350 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वर्ष 2023-24 तक राज्य की सभी 2.26 करोड़ घरों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगला फैक्ट है युवाओं पर फोकस जो किया गया बजट में क्या? तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की पात्र छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन देने के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में 3600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण, जिसके तहत टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा छात्रों को, तो 23-24 के बजट में कितना आवंटन है? 3600 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है स्टार्टअप के लिए। कौशल विकास मिशन के तहत क्या है? तो कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने की योजना के तहत प्रतिष्ठित जो कंपनियां हैं इनको तो प्रतिष्ठित कंपनियां इसमें कितना 4,88,000 युवाओं को रोजगार दिया गया। प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प का प्रदर्शन तथा बिक्री की जाएगी। तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो ध्येय IAS का परफेक्ट मैगजीन रहा, यूपी स्पेशल यानी यूपी PCS स्पेशल, यूपी PCS विशेषांक रहा है, यह पूरा का पूरा जो मैगजीन रहा है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।